बिहार बोर्ड 2027 में जितने भी स्टूडेंट साइंस के एग्ज़ाम देंगे उन सभी के लिए फिर से लेकर के आए हुए हैं लॉन्ग टाइप के वीवीआई क्वेश्चंस के कलेक्शंस का दूसरा क्वेश्चन। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने पहले ही कहा था कि आप मेहनत कीजिए, आपके साथ हम हैं। पहले चैप्टर में दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें से पहला क्वेश्चन मैंने करवा दिया, क्वेश्चन नंबर 1 पहले करवा दिया। यदि अभी तक वो वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या लिखता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखता है? क्वेश्चन नंबर 2, विद्युत द्विध्रुव के कारण इसके निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करें। जितना इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं इसको आप बोलिए, जितना इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं बोलिए। सबसे पहले सवाल ही याद रहना चाहिए, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर इसके निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करें। तो आपको जब तैयार करना होगा तो आप क्वेश्चन को कैसे तैयार करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण सवाल आपको लिखना है इस तरह से, उसके बाद जवाब देना है। इसके निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करें। ये सवाल रहेगा, बड़ा इम्पोर्टेंट है, बहुत वीवीआई। ठीक है, ये सवाल आपको पहले लिखना है इस तरह से, ये सवाल पहले आपको इस तरह से लिखना है। और हम लोग बोले थे कि इसका रिजल्ट क्या लाना है, कोई भी सवाल है उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगा उसका रिजल्ट होगा 1/4πε0 P/R3, ये लाना है। ठीक है, तो जरा देखिए हम कैसे इसको तैयार किए हुए। आप ये देख रहे हैं, ये बजरंग बली का मंदिर, इसको रटना बिल्कुल नहीं है। ये फिगर है इसका, और काफी कॉन्सेप्चुअल फिगर है। अंधाधुंध रेडी करेंगे तो कभी रेडी नहीं होगा, और गलती होना फिक्स है। और इसी फिगर पर सारा कहानी इधर इसका पूरा का पूरा कैलकुलेशन चलेगा। तो बहुत अच्छा से पहले फिगर को समझिए, फिगर को हम समझाते हैं बढ़िया से। अरे भैया, फिगर को समझाते हैं कि इसका फिगर क्या होगा, इसका फिगर क्या होगा। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा, है ना,
कह रहा है किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण इसके निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो सबसे पहले क्या बनाना है, विद्युत द्विध्रुव बनाना है। हमने विद्युत द्विध्रुव बना दिया, विद्युत द्विध्रुव बना दिया, नाम दे दिए विद्युत द्विध्रुव का ए पॉइंट, इसका बी, यहाँ माइनस क्यू चार्ज रख दिए और इधर प्लस क्यू चार्ज रख दिए। सावधानी से, ये सबसे पहला काम ये करना है। एक विद्युत द्विध्रुव बनाए, इसकी लंबाई कितनी होती है जी, इसकी लंबाई होती है 2L। द्विध्रुव की लंबाई कितनी होती है, 2L, है ना। इसके मध्य बिंदु O, मध्य बिंदु O, और जैसे मध्य बिंदु डालेंगे तो हम ये डालेंगे कि ये L हो गया और इधर भी L हो गया। 2L में आधा पार्ट इधर आधा पार्ट उधर। और निरक्षीय स्थिति क्या होता था, इस द्विध्रुव के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए हम लोग एक पॉइंट लेंगे ऊपर जाकर के 90 डिग्री पर। थोड़ा सा इसको और नीचे किया जाए, ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है, यहाँ, है ना। अब क्या बोला गया कि इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर, कितना दूरी पर, R दूरी पर कोई पॉइंट है यहाँ पर P, R दूरी पर कोई पॉइंट है P। P हम थोड़ा बाद में लेंगे ताकि पता चलेगा, ये P पॉइंट है। P पॉइंट पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। देखिए फिगर जो है धीरे धीरे क्लियर करना है ना। तो हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब ज्ञात करनी पड़ती है तो ये देखना होता है कि कितना चार्ज है। तो फाइनली P पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो हमें एक बार माइनस क्यू चार्ज के कारण तीव्रता निकालना होगा और एक बार प्लस क्यू चार्ज के कारण तीव्रता निकालना होगा, ठीक है। और हमें तीव्रता निकालने के लिए फॉर्मूला क्या चाहिए होता है जी, फॉर्मूला चाहिए होता है E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। यानी जो चार्ज के कारण तीव्रता निकालेंगे वो चार्ज चाहिए और फिर कितना दूरी पे निकालेंगे वो चाहिए, यही दो चीज तो चाहिए होगा। तो हमें हमें ये मध्य बिंदु से R दूरी पर निकालना, लेकिन चार्ज तो यहाँ है, ये वाला डिस्टेंस चाहिए, जरा देखिए तो ये वाला डिस्टेंस चाहिए, ये वाला डिस्टेंस, और फिर ये वाला डिस्टेंस चाहिए। जब माइनस क्यू चार्ज के कारण निकालेंगे तीव्रता तो हमको यहाँ से यहाँ तक का दूरी चाहिए, और पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू के कारण निकालेंगे तो ये वाला दूरी चाहिए, ये वाला दूरी चाहिए, होगा कि नहीं। अब क्या है, मान लेते हैं कि यहाँ पर एंगल है थीटा और इधर भी एंगल है थीटा, तो ये कितना डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री है। ये देखिए आर है, ये परपेंडिकुलर यानी लंब हो गया, यहाँ से यहाँ तक का दूरी देखिए कितना है, एल है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कर्ण नहीं हो जाएगा, R² प्लस L², ऐसा हो जाएगा। सेम टू सेम ये वाला भी वही हो जाएगा, R² प्लस L² का अंडर रूट हो जाएगा। तो हमें ये दूरी मिल गया, अच्छा से ये दूरी मिल गया, ठीक है। ये हमारा बजरंगबली का मंदिर बन गया। अब ऊपर झंडा लगाना है। अब जब हम तैयार कर लिए कि माइनस क्यू चार्ज के कारण कितना दूरी पे हमको निकालना, तो ये वाला डिस्टेंस है ना। अब इस पॉइंट पर एक क्यू नॉट चार्ज हम रख के यदि देखें तो किस तीव्रता के साथ इस चार्ज ने उस पर फोर्स लगा के खींचेगा। देखिए नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, उस क्यू नॉट को इधर खींचेगा, कितना इंटेंसिटी के साथ खींचेगा, तो हम लोग बोल दिए क्या, ये E1 इंटेंसिटी के साथ खींचा, कितना इंटेंसिटी के साथ खींचा, E1 इंटेंसिटी के साथ, ठीक है। और ये क्यू चार्ज प्लस वाला जो है इसको धकेलेगा, क्योंकि दोनों का दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो ये किस इंटेंसिटी से धकेलेगा, तो हम लोग बोलेंगे कि ये E2 इंटेंसिटी के साथ धकेल रहा है। जरा देखिए पहले क्या आया, E1 आया, इसी लाइन के ऊपर से खींचा जाएगा और ये क्यू नॉट चार्ज को ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, उधर धकेलेगा, है ना, अलोंग द लाइन धकेलेगा। ये बात समझ में आया। तो पहले E1 और E2 क्लियर करना है, ठीक है। अब है क्या, हम लोग वेक्टर में देखे थे कि यदि कोई वेक्टर R, यदि कोई परिणामी वेक्टर है
इसको दो कंपोनेंट में बांटा जाए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट में, तो जिसके साथ एंगल बनाता है उसको कॉस का कंपोनेंट लेते हैं, तो यहाँ आर कॉस थीटा हो जाएगा, और उसके परपेंडिकुलर साइन का कंपोनेंट लेते हैं, मतलब आर साइन थीटा। तो जब E1 को बांटा जाएगा, E1 को, तो E1 का एक कंपोनेंट देखिए इधर होना है और दूसरे का कंपोनेंट इधर होना है कि नहीं। और यदि यहाँ पर एंगल बनाया थीटा, तो ये E1 के साथ ये हो जाएगा E1 cos थीटा, और ये वाला हो जा रहा है, जरा देखिए क्या, E1 sin थीटा, होगा कि नहीं होगा। इस E1 के लिए काम कर दिए। अब E2 का भी देखिए, ये भी एक अपना वेक्टर है, इसका दो कंपोनेंट बनाया जाए तो एक कंपोनेंट तो इसका यही वाला होगा और दूसरे का कंपोनेंट ये वाला होगा। यदि यहाँ पर एंगल बना दिया इसका थीटा, तो ये हो जा रहा है E2 cos थीटा, और ये हो जाएगा E2 sin थीटा। बस आपका फिगर बन के रेडी। और जिस जिस स्टेप को फॉलो किए ये एंगल बनाने में, सॉरी ये फिगर बनाने में, वही स्टेप का फॉलो आपको करना है। देखिए ये थीटा कैसे हुआ, ये थीटा कैसे हुआ, तो ये अकॉर्डिंग टू फिगर यहाँ थीटा आता है। जब यहाँ थीटा आएगा तो ये भी कितना आएगा, यहाँ पर थीटा आएगा। तो ये दोनों थीटा, देखिए चार जगह थीटा सेम करना है, एक थीटा वही, यही वाला एंगल यहाँ है, यही वाला एंगल इधर है, और यही वाला एंगल ये, चारों थीटा एक जगह दिमाग में फिट रखना कि बराबर होगा। ठीक है, यहाँ कौन सा पॉइंट था, ये P पॉइंट था। हमें किस डायरेक्शन में E1 E2 होना चाहिए, इसके लिए यहाँ पर एक Q नोट चार्ज रखे हुए थे। जरा देखिए यही वाला फिगर सेम टू सेम, यही वाला फिगर यहाँ पर है। जरा देखिए इस फिगर को गौर से देखिए, इस फिगर को गौर से देखिए, आपको दिखाई देगा क्या ये फिगर वही है या फिर अलग है, यही फिगर है या फिर अलग है। इस फिगर को बढ़िया से देखा जाए तो, है ना। क्या ए बी विद्युत द्विध्रुव है, जरा देखिए ए बी विद्युत द्विध्रुव है, नाम दिए हम इसका ए बी, इसकी बीच की लंबाई कितनी है, तो 2L। यहाँ आपको ये देना है कि ये L हो जाता है और इधर भी क्या हो जाता है, L हो जाता है। इससे R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में कोई पॉइंट P है जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये पूरा का पूरा फिगर जैसा हम समझाएं, सेम टू सेम फिगर यही वाला है ना। तो आप इस फिगर का स्क्रीनशॉट पहले रखिए, इस फिगर का स्क्रीनशॉट रखिए। हम इसको छोटा कर देते हैं, इसका डायलॉग किस तरह से आएगा ये पता चलेगा। ठीक है, डायलॉग क्या लिखेंगे, तो जो इसमें दिखा वही वाला चीज लिखना है। ये डायलॉग है इसका, यहां पर देखिए डायलॉग है, डायलॉग फिगर देख करके ही लिखते हैं, डायलॉग फिगर देख के लिखते हैं। क्या लिखें, मान लिया कि, ए भैया थोड़ा शांति, मान लिया कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है। हम लोग सबसे पहले ए बी बनाए थे, ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2L है। अब जरा देखिए, जब आप द्विध्रुव बनाते हैं कोई, जब आप द्विध्रुव बनाते हैं, जब आप विद्युत द्विध्रुव को बनाते हैं, विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं, तो P बराबर Q इंटू 2L वो हर हाल में आ जाएगा। आप बोलिएगा तो भी आएगा, नहीं बोलिएगा तो भी आएगा, क्योंकि द्विध्रुव है तो उसका आघूर्ण तो होगा ना जी, और द्विध्रुव का आघूर्ण यही होता है। तो क्या बोले, मान लिया कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2L है। ये डायलॉग में शामिल करना है। पुनः मान लिया कि विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है, विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है जो निरक्षीय स्थिति में है। हम लोग डिसाइड कर दें कि जो निरक्षीय स्थिति में है, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये डायलॉग एकदम बढ़िया से लिख दीजिए, इस फिगर का डायलॉग यहाँ पर लिख दीजिए, जबरदस्त हो जाएगा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एक बार इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर तीव्रता निकालेंगे और एक बार इसके कारण इस पर निकालेंगे। तो निकालिए, आपके पास फॉर्मूला है,
क्या होगा जरा देखा जाए। यहाँ आपके पास फिगर है उधर, और फिगर है तो क्या था फिगर में, फिगर में क्या था जी, बड़ा हो जाओ, है ना, जरा देखा जाए। ए बिंदु पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपके पास ए बिंदु पर चार्ज कितना था फिगर में आप देखेंगे, है ना, माइनस क्यू था, और ये दूरी कितना आया था इधर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 माने थे। E1 बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/4πε0, ये तो कांस्टेंट रहेगा ही, Q बाय आर स्क्वायर, आर स्क्वायर क्या, तो जो डिस्टेंस इधर लेते थे, जरा देखिए, जो डिस्टेंस लेते थे ये वाला पार्ट, ये दूरी हम लोग इस्तेमाल किए हैं, और ये वाला चार्ज इस्तेमाल किए हैं इस पॉइंट पर तीव्रता के लिए। तो क्या फॉर्मूला दिए हैं, Q बाय आर स्क्वायर, आर का वैल्यू इतना था, यानी जो भी दूरी, और कह रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ पी ए, क्यों कौन से डायरेक्शन में जी, तो इस पी पॉइंट से यहाँ पर क्यू नॉट चार्ज को इधर खींचने का प्रयास करेगा, तो पी से किधर आना चाहेगा, ए की ओर, पी से ए की ओर, ये डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है, ये डायरेक्शन बता रहा है। तो हम यहाँ पर पी ए कैप भी लगा सकते हैं, पी ए कैप भी लगा सकते हैं, कैप बताता है, यूनिट वेक्टर बताता है, और यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को बताता है कि ये पी ए वेक्टर के डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन होगा, किसका, E1 का, ठीक है। अब जरा देखिए इसमें इस कैलकुलेशन को आगे बढ़ाने के लिए क्या किए हैं, जो स्क्वायर है और ये रूट है दोनों है ना, तो इस स्क्वायर के वजह से ये रूट गायब हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगा। तो हम अगले स्टेप में सिर्फ और सिर्फ क्या करके रखे हैं, ये एज इट इज लिखे हैं, ये जो है वही लिखे हैं, क्यू जो था वही लिखे हैं, यहाँ पर स्क्वायर रूट हटा दिए और स्क्वायर भी हटा दिए। जरा देखिए आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये कैलकुलेशन समझ में आया होगा, कोई लफड़ा, कोई भी लफड़ा नहीं। चलो यही कहानी फिर करने वाले हैं, पुनः बी बिंदु पर, इस बार क्या करना है, इस पॉइंट पर जो चार्ज है इसके कारण पी पॉइंट पे तीव्रता कितनी होगी वो निकालने जा रहे हैं। तो कितना होगा जी, फिर से देखो वही बात आ रहा है, बी बिंदु पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या लिखेंगे, तो हम लोग E2 लिख के रखे हुए हैं, जरा देखिए कितना लिख के रखे हुए हैं, E2 लिख के रखे हुए हैं। वो E2 कितना होगा, कितना होगा, तो चार्ज है इतना Q और दूरी है इतना, तो हमें फॉर्मूला के हिसाब से 1/4πε0 Q बाय आर स्क्वायर, आर फिर से उसका इतना ही है, फिर से आर इतना ही है, जितना दोनों का डिस्टेंस तो सेम है ना, आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ये डिस्टेंस सेम की है, लेकिन इस बार डायरेक्शन अपोजिट है, इन द डायरेक्शन ऑफ बीपी, क्या लिखे, इन द डायरेक्शन ऑफ बीपी, जरा सा देखिए तो, बीपी कहने का मतलब है ये पी से उस डायरेक्शन में जाता, लेकिन ये लाइन को थोड़ा बढ़ा करके और ऊपर ले जाए तो बी से पी की ओर, मतलब यही डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है, तो हम लोग बीपी कैप भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बताया गया क्या, इन द डायरेक्शन ऑफ बीपी, मतलब बीपी का जो डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में E2 का डायरेक्शन होगा, कोई लफड़ा। अब जरा देखिए क्या हुआ है, और नीचे है क्या, नहीं है, चलिए नेक्स्ट पेज में हम क्या करेंगे, अभी फिर से कैलकुलेशन में क्या हुआ है जी, फिर से कैलकुलेशन में क्या हुआ है जरा स्पेशली देखा जाए, तो इसमें भी स्क्वायर रूट है और उस पर स्क्वायर डाला है, तो अगला स्टेप में ये वाला स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर खत्म हो रहा होगा, है ना, खत्म हो रहा होगा, जरा देखिए यही वाला तो बात है भैया, E2 इज इक्वल टू, लेकिन यहाँ से वेक्टर गायब कर दिए, वेक्टर यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिखे थे, तो इन द डायरेक्शन ऑफ बीपी, तो यहाँ बीपी कैप लिख सकते हैं, बीपी कैप लिख, ये डायरेक्शन को बता रहा है, यहाँ पर तीर का निशान आएगा, ठीक है। अब पूरे फिगर को देखने के बाद क्या बोल रहे हैं, फिगर में देखे थे कि E1 और E2 के परिमाण परस्पर बराबर, E1 और E2, जितना E2 निकला है उतना ही E1 है, इतना ही E1 है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है,
एक का डायरेक्शन देखिए इधर आ रहा था और एक का डायरेक्शन उधर जा रहा था, इसलिए जरा देखिए इसको E1 और ये क्या E2, तो इसका जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट बनाया गया ऐसा बनाया गया, यहाँ पर एंगल थीटा रखा गया था, और इसके लिए बनाया ऐसा, है ना, यहाँ पर एंगल रखा गया था थीटा। तो बोल रहे कि E1 और E2 के परिमाण परस्पर बराबर परंतु दिशा अलग अलग होने के कारण इन्हें क्रमशः क्षैतिज तथा ऊर्ध्व, ऊर्ध्व मतलब ऊर्ध्वाधर दिशा में विघटित किया जाता है। जरा सा फिगर को फिर से दिखाया जाए, भाई ये वाला E1 था, ये वाला E2 था, इस E1 के बदले में ये वाला एक और एक ये वाला बनाया गया, और E2 के लिए एक ये वाला और एक ये वाला बनाया गया। इसी को कहते हैं क्षैतिज और ऊर्ध्व दिशा में विघटित करना। तो जो E1 और E2 का जो परिमाण है वो आपस में बराबर था, लेकिन दिशा अलग अलग होने के कारण इसको क्रमशः विघटित किया गया, किसमें, क्षैतिज दिशा और ऊर्ध्व दिशा में। उसके बाद क्या हो देखने को मिला, इसके बाद देखने को क्या मिला, फिगर में देखिए यहाँ E1 के साथ साइन थीटा लगा हुआ है और यहाँ E2 के साथ साइन थीटा लगा हुआ है। आपको पता है कि E1 का परिमाण और E2 का परिमाण आपस में बराबर है और दोनों के साथ साइन थीटा मल्टीप्लाई है। इसका मतलब दोनों में साइन थीटा मल्टीप्लाई कर दिए तो अभी भी क्या होगा, बराबर होगा। यानी E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा का जो मात्रा है, जो परिमाण है, वो आपस में बराबर है, लेकिन डायरेक्शन एक का नीचे और एक का ऊपर। यहाँ पर क्यू नॉट चार्ज जो रहेगा भैया वो नीचे जाएगा ना ही ऊपर जाएगा, क्योंकि जितना तीव्रता के साथ उसको नीचे खींचा जा रहा है उतनी ही तीव्रता के साथ ऊपर खींचा जाएगा। ये कहीं जाएगा क्या, ये कहीं नहीं जाएगा, ये यही रहेगा। इसका मतलब ये दोनों कैंसिल, परिमाण में परस्पर बराबर और दिशा एक दूसरे के विपरीत होने के कारण ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, संतुलित करेगा। ठीक है, संतुलित करेगा। तो बचा कौन वाला, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। जरा सा समझिए, फिर से एक चीज को बताना चाह रहे हैं। पहले हमारे पास था क्या, E1 और क्या था E2, E1 और E2 था। अब E1 और E2 के बदले में कौन कौन आया, एक आया E1 साइन थीटा, दूसरा आया E2 साइन थीटा, तीसरा आया E1 cos थीटा और चौथा आया E1 E2 cos थीटा, ये आया। अब ये दोनों तो फैसला कर लिया, बोला नहीं हम दोनों खींचातानी करके झगड़ के मर गए, है ना, तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लिया। तो बचा कौन, ये दोनों बचा, और ये दोनों का डायरेक्शन देखिए सेम है, इसी डायरेक्शन में। तो जो इस पॉइंट पर तीव्रता होगा ये दोनों आपस में ऐड होकर के आएगा। जरा सा देखा जाए, है ना, क्या हुआ, E1 तथा E2 का परिमाण परस्पर बराबर परंतु दिशा अलग अलग होने के कारण इन्हें क्रमशः क्षैतिज तथा ऊर्ध्व दिशा में विघटित किया जाता है। E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा परिमाण में परस्पर बराबर परंतु दिशा एक दूसरे के विपरीत होने के कारण ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। तब E1 cos थीटा तथा E2 cos थीटा दोनों एक ही दिशा में हैं। अतः P बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि E मान लिया जाए, तो E बराबर क्या होगा, E1 प्लस E2। जरा देखिए, जरा सा यहाँ देखिए, परिणामी में क्या हो जाना है, E1 E2 सिर्फ ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ये वाला नहीं होगा, ये गलती है, ये गड़बड़ है। यहाँ पर E इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, क्यों, दोनों सेम डायरेक्शन में। अच्छा, अब इसकी डायरेक्शन किधर होनी चाहिए, इन द डायरेक्शन ऑफ BA। भाई BA क्यों जी, BA डायरेक्शन में क्यों, जरा ये भी देखा जाए, BA डायरेक्शन में क्यों है। तो जरा देखो, ये कह रहा है B से A के डायरेक्शन में, क्यों, क्योंकि यहाँ से देखा जाए तो राइट से लेफ्ट जा रहा है, राइट से लेफ्ट जा रहा है, तो राइट में पॉजिटिव चार्ज और लेफ्ट में नेगेटिव चार्ज, यानी B से A, सही बात है, B से A के डायरेक्शन में आ रहा है ना। यहाँ BA कैप भी लिखा जा सकता है,
बी ए कैप लिख करके भी बात कर सकते थे। तो हमें बस इसी को कैलकुलेट करना है, इसी को कैलकुलेट करना है। आप कैलकुलेशन हम खुद से दिखा सकते हैं, जरा देखिए ये कैसे हो रहा था। इसको थोड़ा सा छोटा करके कैलकुलेशन को दिखाया जाए। जाइए आप उधर, क्या था, है ना, क्या था, E इज इक्वल टू हमारा आ रहा है E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा, और जो डायरेक्शन था इसका वो बी ए की तरफ था, यानी हम कैप लगा करके आपको दिखा रहे हैं। यदि आप ई का, अच्छा ये डायरेक्शन के साथ चलेगा, डायरेक्शन के साथ चल रहा है। E1 का वैल्यू आया था हमारे पास 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, है ना, और बगल में यहाँ पर क्या है, कॉस थीटा, और उतना ही चीज फिर से आया है 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसके साथ है कॉस थीटा, और डायरेक्शन है बी ए कैप। ठीक है, फिर से E इज इक्वल टू, ये दोनों सेम चीज है, देख सकते हैं जितना ये है वही चीज इतना भी है ना। जो E1 का वैल्यू E1 कॉस थीटा E2 कॉस थीटा यहाँ हम बैठा दिए, तो ये 2 बार आ गया, 2 इंटू 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या, कॉस थीटा, और डायरेक्शन इसका क्या ले रहा है, डायरेक्शन ले रहा है बी से एक ही और यूनिट वेक्टर बैठा दिए। ठीक है, इसको ऊपर किया जाए, इसको आगे बढ़ाते हैं, और E इज इक्वल टू, जरा देखा जाए, कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पर बैठाने वाले हैं 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा जी, कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, जरा सा देखा जाए, कॉस थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू इसमें हम लोग देखेंगे, तो जरा देखिए यहाँ थीटा है, ठीक है, ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये आधार हो जाएगा इसका, यानी बी, और ये कर्ण हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, है ना। तो ये लंबाई था एल, और ये वाला जो है वो कितना है, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो आधार बटे कर्ण, ऐसा बोलेंगे, यानी एल बटे क्या आ जाएगा हमारा, कैलकुलेशन में क्या आ जाएगा, एल बटे, सॉरी, कॉस थीटा का वैल्यू आ रहा है एल बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट ये हो जा रहा है, कॉस थीटा का वैल्यू इतना आ जा रहा है, यहाँ पर आपके फिगर से ये बात हो रहा है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट, है ना। तीर का निशान डालेंगे तो यहाँ पर इसका बी ए कैप डालना है, बी ए कैप। चलिए अब क्या करना है, इज इक्वल, देखो ये 2l के साथ भेज देते हैं, तो हमारा यहाँ दिखता है 1/4πε0 q इंटू 2l, ये फॉर्मुलेट हो जाएगा, इसलिए इसको एक साथ बैठा दिए, और ये जरा देखिए क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और उस पर पावर 1 है, और रूट का पावर, रूट के बदले पावर लिखेंगे तो आधा हो जाएगा, तो ये दोनों मिल करके कितना हो जाता है, 3/2, और डायरेक्शन किधर रहेगा, तो बी ए कैप। जरा ये बात समझ में आया होगा, ये वाला चीज समझ में आया होगा, है ना। आगे अब क्या होना है, और ई वेक्टर इज इक्वल टू, जरा देखिए 1/4πε0, कोई दिक्कत, q इंटू 2l को p लिख सकते हैं, p बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू दी पावर 3/2, और यहाँ पर लिखेंगे बी ए कैप। ठीक है, ये बात आया, ये आ रहा है अपने जगह पे। अब क्या है एक चीज और, कि जो एल का लंबाई है, एल जो है,
एल जो है वो बहुत छोटा है, किसकी तुलना में, आर की तुलना में। तो यहाँ लिखेंगे आर स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल स्क्वायर, देयरफॉर एल स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, कैन बी नेग्लेक्टेड, क्यों, क्योंकि आर स्क्वायर का मान एल स्क्वायर के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा है, यानी एल स्क्वायर बहुत छोटा है, तो इसके साथ ऐड हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको हटा दिया जाएगा। तो नेग्लेक्ट कर दिए मतलब हटा दिए, है ना। तो फिर क्या बचता है जी, जब हम एल स्क्वायर को हटा दिए तब क्या बचता है, नाउ ई इज इक्वल टू 1/4πε0 पी बाय एल स्क्वायर हटा देंगे तो आर स्क्वायर, आर स्क्वायर के पे पावर है 3/2, देखिए 2 और 2 ये कट जाएगा, 2 2 हटा दिए, डायरेक्शन इसका था बी से ए की ओर, तो बी ए कैप। तो फाइनली क्या बचा, ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 पी बाय आर क्यू, और ये हो जाएगा बी ए कैप। ये वेक्टर फॉर्म में आ गया, है ना, ये आ गया किस में, वेक्टर फॉर्म में आ गया, वेक्टर फॉर्म में आ गया। और यदि आप स्केलर फॉर्म में लिखना चाहेंगे इसको स्केलर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो वेक्टर का सिंबल हटा दीजिए, यानी ई इज इक्वल टू 1/4πε0 पी बाय आर क्यू, ये बात हो रहा था, है ना। ये हो गया कौन सा, स्केलर फॉर्म, स्केलर फॉर्म। तो आप देख रहे हैं ये हमारा रिजल्ट आ गया, यही तो रिजल्ट लाना था, है ना, ये रिजल्ट लाना था ना। तो इस तरीके से निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त हम लोग करेंगे, है ना। अक्षीय स्थिति में क्या था, 2p/r3, इसमें है p/r3। इसका डायरेक्शन किधर था, बी से, मतलब उधर पॉजिटिव चार्ज था, इधर नेगेटिव चार्ज। तो निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर हो रही है, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर। ये एग्जाम में पूछा जाता है एमसीक्यू में कि किसी विद्युत विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होती है, तो धन आवेश से ऋण आवेश की ओर। अक्षीय स्थिति में ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता था, और दोनों के फॉर्मूला में थोड़ा सा अंतर है, उसमें 2p/r3 था, इसमें p/r3 है, ठीक है। चलिए, ये हुआ आज का एक क्वेश्चन। फिर से नेक्स्ट वीडियो में दूसरा क्वेश्चन लेकर के आने वाले हैं हम, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।